सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है आप सबके। जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर्ली आप तक पहुंच रही है। इज द ऑडियो वीडियो ऑल प्रॉपर फॉर ऑल ऑफ यू। यस एवरीवन, ऑसम 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 ऑसम। क्या आप तक मेरी आवाज, मेरी वीडियो सब एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है? फटाफट बता दीजिए। यस सर, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। फटाफट सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक करके एंड चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर प्रेजेंट सर। सारे बच्चे प्रेजेंट सर लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। अपने नोट्स, अपना बुक, ये सब चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से रेडी रखनी है। ऑल परफेक्ट है सर, परफेक्ट। चलो, तो अब दोस्तों हमें चलना है किसकी फील्ड में? हमें चलना है ऑडिट की फील्ड में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियोस। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सर चैप्टर नंबर 1 के साथ, और आप इसको बोल सकते हो इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। तो सबसे पहला सवाल जो आईसीएआई आपके सामने वो रखता है वो क्या है? व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था सर, एक ऑडिटर है, एक मैनेजमेंट है और शेयर होल्डर्स हैं। तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स ऑडिटर को भेजते हैं कि भाई चेक करो जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया वो ठीक से बनाए कि नहीं। तो ऑडिटर कहीं ना कहीं शेयर होल्डर से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट से भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो पहली चीज जो आपके मन में आएगी वो क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मैंने कहा एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, अब ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? ऑफ एन एंटिटी। अब हम एंटिटी में भेदभाव नहीं करते। ये जो एंटिटी है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। छोटी एंटिटी हो, बड़ी एंटिटी हो, दाएं एंटिटी हो, बाएं एंटिटी हो, फर्क नहीं पड़ता। प्लस लीगल फॉर्म का क्या मतलब है सर? ये कोई कंपनी हो, ये कोई एलएलपी हो, ये कोई पार्टनरशिप फर्म हो, हम भेदभाव नहीं करते, हम किसी का भी ऑडिट कर देते हैं। तो वापस मुझे बताओ सर, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हम चेक करेंगे किसको? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी। अब अगेन एंटिटी में भेदभाव नहीं करते, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। अरे कर क्यों रहे हैं, बोलो ना, कर क्यों रहे हैं? When such examination is conducted with a view to express an opinion thereon. अल्टीमेटली एज अ ऑडिटर हमें अपना ओपिनियन देके आना है, हमें एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है जिसमें हम ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ बने हैं या नहीं। क्या ये बेसिक बातें आपको समझ आती हैं? हाँ सर। अब सारे बच्चे बताओ, एसेज में एसेज सबसे बड़ा एसे कौन सा है? सारे एसेज का राजा कौन है? फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपको पार्टिसिपेट करते करते चलना पड़ेगा, देखो तभी मजा आएगा। एसेज का राजा कौन है? राजा का नाम बताइए सारे बच्चे चैट बॉक्स में। उय्या कासा, वेरी वेरी गुड। एसेज का राजा एसे 200 उय्या कासा। सर एसे 200 ने क्या सिखाया? सबसे पहले तो एसे 200 का नाम उय्या कासा, यानी ये 00 नहीं, ये ओ है। ये 00 नहीं, ओ है। ओ का मतलब है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आज से जब भी आप ऑडिटर का नाम लेंगे तो सिर्फ ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर बोलेंगे। ठीक है सर, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस वो अचीव कैसे होगा? जब आप कंडक्ट करेंगे ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। When you do the audit as per standards on auditing, तब जाके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। अब सर जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो यहां पे दे रखा है, इधर देखो। हमें क्या चाहिए? सबसे पहले मेरे को देखो, हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए संतुष्टि। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, हमें चाहिए संतुष्टि कि जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। कम ऑन, हमें चाहिए संतुष्टि कि जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो क्या मैं बोल दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बने जैसे बनने चाहिए थे? कम ऑन, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे ही बने जैसे बनने चाहिए थे। हाँ, दैट मींस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो सर संतुष्टि को क्या बोलते हैं? मैंने कहा संतुष्टि को बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, संतुष्टि को क्या बोलते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सोनाक्षी सिन्हा ने क्या कहा था सर? सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ऐसे ही ऑडिटर कहता है मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता, गलती से डर नहीं लगता, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। तो आपको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। अब ये जो गलती है ये कैसे हो सकती है? ड्यू टू फ्रॉड हो सकती है, कम ऑन, एंड ड्यू टू एरर हो सकती है। ठीक है,
अगर आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिल गई तो फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब जब मैंने अपना ओपिनियन बना लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफआरएफ बने हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, क्या ओपिनियन घर ले जाऊं या रिपोर्ट देके जाऊं? क्या ओपिनियन घर ले जाऊं या रिपोर्ट देके जाऊं? सर रिपोर्ट देके जानी पड़ेगी। सो लास्ट पॉइंट इज, पहले रीजनेबल एश्योरेंस ली, फिर ओपिनियन बनाया, एंड थर्ड में आपने उसको रिपोर्ट कर दिया एंड कम्युनिकेट कर दिया एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। गॉट इट? गॉट इट सर। तो थ्री स्टेप प्रोसेस है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वापस बताओ सर, सबसे पहले तो संतुष्टि चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसा उनको एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनना था वैसे ही बने हैं। दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। एक बार आपने ये ओपिनियन बना लिया, बस आपने इसको रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब सारे बच्चे बताओ, जो रीजनेबल एश्योरेंस होती है वो होती क्या है? सिंपल सी बात समझना, रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ये कोई गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं। हम एज अ ऑडिटर कभी गारंटी देते ही नहीं है। सारे बच्चे बोलो, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अच्छा, ये मिलती कैसे है? सर ये मिलती है जब आपको मिलता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। कम ऑन, ये आपको तब मिलती है जब आपको मिलता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। एंड उसके बाद फिर आप अपने कंक्लूजन वगैरह बनाते हो टू गिव योर ऑडिट ओपिनियन। समझना मेरी बात, क्या हमने पहली क्लास में हमने एक ऑडिट का चक्र डिस्कस किया था? हाँ सर, वापस एक बार वो चक्र रिवाइज कराओ। सबसे पहले सर हम परफॉर्म करते हैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। फिर क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस। वेरी गुड। उस ऑडिट एविडेंस पे क्या ड्रॉ करते हो? सर कंक्लूजन। और कंक्लूजन पे क्या निकलता है? सर ओपिनियन। क्या ये बेसिक बात डिस्कस की थी? हाँ सर, ये बेसिक बात डिस्कस की थी कि ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उससे ऑडिट एविडेंस मिलता है, ऑडिट एविडेंस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एंड देन वी परफॉर्म आवर ओपिनियन। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हाँ सर। अब देखो यही बात लिखी है कि रीजनेबल एश्योरेंस कैसे मिलती है? जब आप लेते हो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, उस एविडेंस पे क्या ड्रॉ करते हो? कंक्लूजन, और कंक्लूजन पे अपना ओपिनियन। तो ये बेसिक बात आपने बस समझ के चलनी है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या होता है, ये हमने एसए 500 में एकदम डिटेल में डिस्कस किया कि हमको सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी चाहिए, सफिशिएंसी भी चाहिए, एप्रोप्रिएटनेस भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं? मैंने कहा कुछ नहीं है। Financial statement are nothing but your balance sheet and your P&L. These are the structured representation of futuristic financial information, historical financial information. जो बातें बीत गई और उनके रिलेटेड जो नोट्स हैं वो इसमें आते हैं। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द नोट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम। किसकी बात हो रही है? सर एंटिटी की बैलेंस शीट की। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ पॉइंट इन टाइम, या फिर उसके अंदर जो चेंजेस है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी एंटिटी का पीएनएल। यहां पे इस चीज की बात हो रही है। वेरी गुड। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? सर ये एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स किसी एंटिटी की। कहां से निकलती है? एंटिटी के अकाउंटिंग सिस्टम से। एंड ये बात किसकी करती है? सर ये बात भी एंटिटी के इकोनॉमिक इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की करती है जो पास्ट में हो चुके। इकोनॉमिक इवेंट्स इन द पास्ट टाइम पीरियड एंड अगेन द कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस एट अ पॉइंट इन टाइम। तो इसमें आपने बस एक बात ध्यान रखनी है सर, क्या? अगेन दिस इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू पास्ट टाइम पीरियड, पास्ट सर्कमस्टेंसेस। इस पे आईसीआई करेक्ट इनकरेक्ट पूछेगा, बस इतनी सी बात ध्यान रख के चलना। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सवाल आता है एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ से पहले मुझे बताओ एफआरएफ क्या होता है? व्हाट इज द एफआरएफ? मैंने आपको ये बात बोली थी कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके हिसाब से बनने चाहिए? सर एफआरएफ के हिसाब से। जैसे आपका ऑडिट का पेपर किसके हिसाब से होना चाहिए? मार्किंग स्कीम के हिसाब से। तो हमारी एज अ ऑडिटर मार्किंग स्कीम क्या होती है? एफआरएफ होता है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, एफआरएफ देखते हैं। तो प्लीज बताइए, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके हिसाब से बनेंगे? एफआरएफ के हिसाब से। एफआरएफ क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कम ऑन,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसका मतलब है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने सर, सेक्शन नंबर 129 ने सिखाया था कि ये बनने चाहिए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एज पर द शेड्यूल 3। ठीक है, तो यही क्या है, यही हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो जाता है। तो ये कहता है एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है, दिस इज अ एफआरएफ विच हैज 2 क्वालिटीज। बताओ 2 क्वालिटीज क्या है। पहली बात तो इसको मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है, मैनेजमेंट ने यूज किया है फॉर मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। दूसरी चीज दिस इज एक्सेप्टेबल, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है कंसीडरिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी। सर नेचर ऑफ द एंटिटी का क्या मतलब है, सपोज अगर ये प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी थी तो इसके पीएनएल और बैलेंस शीट बनेंगे। अगर ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका क्या बनेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इसके अकाउंट्स बनाने का तरीका ही बदल जाता है। प्लस कंसीडरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो अगेन इसका जो एफआरएफ है वो बदल जाता है। ये हम कहीं ना कहीं सीए फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं। तो 2 बातें ध्यान रखना, अडॉप्टेड भी देखना है, एक्सेप्टेबल भी देखना है। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? हाँ। अब मेरी बात समझना, जितनी भी मैंने अभी तक डेफिनेशन बताई रीजनेबल अश्योरेंस से लेके एप्लीकेबल एफआरएफ तक, इनकी आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज्यादा इनका रट्टा लगाने मत बैठ जाना। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्विकली गिव मी अ थम्स अप इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्लियर है? क्लियर है सर। अब मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया था, अब मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या बताया था, फटाफट बताओ सर। मिस स्टेटमेंट है एक डिफरेंस, मिस स्टेटमेंट है एक डिफरेंस। मैंने कहा किसके बीच में, जो चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड है एंड जो चीजें रिपोर्ट होनी चाहिए थी। डिफरेंस बिटवीन द एसीपीडी, बोलो सारे बच्चे मेरे साथ, डिफरेंस बिटवीन द एसीपीडी। एसीपीडी मतलब अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर that is reported in the financial statement and the ACPD that was required as per the applicable FRF। जब भी रिपोर्टेड और एप्लीकेबल एफआरएफ के बीच में डिफरेंस होगा उसी को गलती बोलेंगे, उसी को मिसस्टेटमेंट बोलेंगे एंड अगेन इट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद सर आता है टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी वही है टीसीडब्ल्यूजी। अच्छा, सारे बच्चों ने ऑडिट मेरे साथ कंप्लीट कर लिया? हाँ सर। टीसीडब्ल्यूजी का पूरे ऑडिट में क्या रोल था सर? इसका काम था ऊपर बैठ के देखना, इसका काम था ऊपर बैठ के देखना, ओवरसी करना कि एंटिटी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं। यानी दीज आर द पर्संस और ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीइंग, ऊपर बैठ के बस ये देखते हैं क्या एंटिटी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं। ठीक है सर। प्लस अल्टीमेटली यही लोग रिस्पॉन्सिबल है, यही लोग अकाउंटेबल है एंटिटी के एक्शंस के लिए। और पूरे ऑडिट में याद रखना, जब भी मैनेजमेंट की गलती होगी उनकी शिकायत आप टीसीडब्ल्यूजी को ही करोगे। जब भी मैनेजमेंट की गलती होगी उनकी शिकायत आप टीसीडब्ल्यूजी को ही करोगे। अब इसमें सर छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं, जल्दी से देखते जाओ। क्या ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलेंट्री? डिपेंड्स। अगर ये कंपनी है तो सेक्शन 139 कहता है ऑडिट इज मैंडेटरी। ठीक है सर। सो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल, कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, बट कई लोग अपना ऑडिट करा लेते हैं बिकॉज फॉर द एडवांटेजेस जो ऑडिट कहीं ना कहीं ऑफर करता है। तो याद रखना, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज अपना ऑडिट करवा सकती हैं टैक्स लॉज के चक्कर में। इनकम टैक्स एक्ट की कोई थ्रेशोल्ड पूरी हो जाती है तो कराना पड़ता है। प्लस कई बार गवर्नमेंट से ग्रांट लेनी होती है, असिस्टेंस लेनी होती है तो ऑडिट कराना पड़ता है, बट मैंडेटरी नहीं है। Many entities can get account audited voluntarily because of the benefits of audit। तो ये बात बस आपने रीड करके चलनी है। अब सवाल आता है who appoints the auditor। तो सब बच्चों ने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रखा है। सेक्शन 139 में आप मुझे बताओ, आपने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट पढ़ी है? हाँ सर। तो जो नॉर्मल कंपनीज होती है उनका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है सर? एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स इन द एजीएम। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उनका ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो C&AG है वो अपॉइंट करके चलता है। गॉट इट सर। अब सर लास्ट पॉइंट आता है फर्म। फर्म में कौन है? मैंने कहा फर्म में उसके पार्टनर्स होते हैं तो पार्टनर्स अपॉइंट करके चल सकते हैं। टू होम द रिपोर्ट इज सबमिटेड। जनरली रिपोर्ट उसी को सबमिट की जाती है जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया। बोलो मेरे साथ, रिपोर्ट उसी को सबमिट की जाती है जिसने आपका अपॉइंटमेंट किया। तो कंपनीज में अपॉइंटमेंट किसने किया? शेयर होल्डर ने।
फर्म में किसने किया? पार्टनर्स ने। तो यहां तक आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर हो जाता है। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन जहां पे हम बेनिफिट्स कवर करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, व्हाई इट इज नीडेड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रेडी सर। अब ध्यान से समझना इसके बेनिफिट्स क्या है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं जो ऑडिटर है वो आके गलतियां निकालता है। ठीक है सर। ही पॉइंट्स आउट द डेफिशिएंसीज, ऑडिटर रिव्यूज द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल्स इन एन एंटिटी, हेंस वो गलतियां आगे निकालेगा। तो पहला फायदा क्या है सर? गलतियां निकालना। दूसरा क्या है? जब वो गलतियां निकालेगा तो ही इज एबल टू डिटेक्ट द फ्रॉड और एरर और बोथ। तो अभी हमने पढ़ा था मिस स्टेटमेंट कैन बी ड्यू टू फ्रॉड, इट कैन बी ड्यू टू एरर और बोथ, तो वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकता है। अब सर जब आपको पता है गलतियां निकलेंगी तो ये क्या एक्ट करेगा? इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉइज। कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज पे मॉरल चेक रहेगा कि भाई हमको गड़बड़े नहीं करनी। ठीक है। प्लस आपके ऑडिट में क्वालिटी हाई होगी। सर ऑडिट क्वालिटी हाई होती है मतलब जिन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, इधर देखो इधर देखो, जिन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है उनको ऐसा माना जाता है कि वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने एंड दे आर कंसीडर्ड टू बी हाई क्वालिटी इन द मार्केट। सो ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड दे गिव कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स। ठीक है सर। एंड कहीं ना कहीं ये यूजर्स कौन है जिनको इस हाई क्वालिटी का फायदा हो रहा है? शेयर होल्डर्स को हो रहा है। ठीक है सर। क्योंकि उनको एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म मिल गया जहां पे कोई और उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर रहा है। गवर्नमेंट की हेल्प हो रही है और क्रेडिटर्स और लेंडर्स की हेल्प हो रही है। तो सारे बच्चे बताओ ऑडिट क्या करता है? सर सारे बच्चे बताओ ऑडिट क्या करता है? मैंने कहा एक एक पॉइंट करके बताओ। सबसे पहले तो सर इट डिटेक्ट्स, मैंने कहा डिटेक्ट क्या? इट डिटेक्ट्स द डेफिशिएंसी एंड इट डिटेक्ट्स द मिस स्टेटमेंट। दोनों चीजें डिटेक्ट करता है। हाँ, इट डिटेक्ट्स द डेफिशिएंसीज and it detects the misstatements. Misstatements can be due to fraud or it can be due to error. तो 2 पॉइंट तो यही हो गए। वेरी गुड। अब जब पता है डिटेक्ट कर लेगा तो क्या इंप्लॉय गलती करेगा? मैंने कहा नहीं, इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन द इंप्लॉइज। वेरी गुड वेरी गुड। कहीं ना कहीं मॉरल चेक ऑन इंप्लॉय है। जब ये मॉरल चेक ऑन इंप्लॉय बनेगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या अच्छे बनेंगे? हाँ, कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको आप बोल सकते हो फोर्थ पॉइंट, हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये हाई क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन से किन 3 लोगों का भला होगा? जल्दी से बताओ किन 3 लोगों का भला होने वाला है? प्लीज टेल मी द 3 पीपल। सर सबसे पहले तो शेयर होल्डर, दूसरा आपके गवर्नमेंट आ गई एंड तीसरा आपके लेंडर्स। कहीं ना कहीं इन सब का भला हो जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं 3 लोगों से भला निकाल लिया। गॉट इट सर। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दी 6 पॉइंट्स. Once again, it can help you to detect the deficiencies in the internal control. It can help you detect the misstatement. जब ये गलतियां पकड़ी जाएंगी तो एम्प्लॉइज गलती करेंगे ही नहीं, उनके सिर पे हमेशा तलवार रहेगी. फिर हमारे पास हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन आती है जिससे 3 लोगों का भला हम करके चल सकते हैं. अब आता है सर अगला सवाल. इधर देखो इधर देखो इधर देखो. हाउ द ऑडिटर इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट मिसलीड एनीवन. प्लीज टेल मी कौन है जो मिसलीड करता है सबसे ज्यादा? टेल इन द चैट बॉक्स. प्रियंका चोपड़ा. गाना क्या था? मैं तो गाना भूल गया. तूने मारी एंट्रियां रे दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 टंग. देखो भाई, जब भी आईसीए आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको एक केस स्टडी दे और बोले ये बताना है कि एज अ ऑडिटर चेक करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, तो सबसे पहले आपने 3 पॉइंट एंट्री वाले याद रखने हैं. सर क्या? कि जो भी अकाउंट्स बने हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, वो कैसे बने हैं? लेजर अकाउंट्स विद रेफरेंस टू द जर्नल एंट्रीज. ठीक है सर. जो जर्नल एंट्रीज है एक एक करके चलना. जो अकाउंट्स बने वो किसके हिसाब से बने? जर्नल एंट्रीज. जो जर्नल एंट्रीज है दीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस. ठीक है सर. एंट्री वाला एक पॉइंट और, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं है. कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं है. नन ऑफ द एंट्रीज हैव बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो 3 पॉइंट तो आपके एंट्री वाले हो गए. मैंने कहा वेरी गुड. अब अगले 3 पॉइंट क्या थे? मैंने कहा था क्लियरली कंफर्म कर लेना प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर है. अरे सर, क्लियरली कंफर्म कर लेना प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर है मतलब
क्लियर का क्या मतलब था? क्लियर का मतलब था जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, ठीक है। कंफर्म कर लेना मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओ एंड लास्ट पॉइंट क्या था मेरे दोस्तों? प्रियंका चोपड़ा ट्रू एंड फेयर पिक्चर देती है, यानी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज द बैलेंस शीट एंड पीएनएल गिव अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स, यानी पीएनएल की बात कर रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट की बात कर रहा है। तो ये आपके 5 के 5 पॉइंट हो गए। एक बार और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है सर। एमटीपी अक्टूबर 21 डन डनाडन डन। सबसे पहला क्या था? अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन विद रेफरेंस टू जर्नल एंट्री। Journal entries are with reference to the sufficient and appropriate evidence. None of the journal entry have been omitted in the process of compiling the financial statement. Clearly confirm कि वो true and fair है। Clear मतलब था information present in the financial statement should be clear, unambiguous, उसके दो मतलब नहीं निकलने चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद confirm मतलब financial statements have been prepared in conformity with the accounting standards. And last में क्या था सर? Financial statements give a true and fair picture of the operating results, assets and liabilities. क्लियर? क्लियर सर। अब सारे के सारे बच्चे एक बात बताओ, देखो 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 देखो, ऑडिटिंग क्या करता है सर? ऑडिटिंग एक अश्योरेंस देता है। जब एज अ ऑडिटर आप अपना ओपिनियन देते हो तो आप सामने वाले को एक आश्वासन देते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ बने हैं। इससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, आपने स्टार्टिंग में बोला था सर हम यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस देंगे, हम यहां पे रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों देते हैं? हम यहां पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देते? बताओ शुभम सर कौन से टॉपिक की तरफ लेके जा रहे हैं? हम गारंटी क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। कहीं ना कहीं सर देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो सारे बच्चे फटाफट एक बार अपनी किताब पे आ जाओ, हम पढ़ते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग क्या है। तो देखो क्या कहता है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब था सर? ऑडिटर का काम होता है ओपिनियन देना। तो ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? ऑडिट रिस्क का मतलब है गलत ओपिनियन। गलत ओपिनियन कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट आपने ओपिनियन दे दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके। आपने ओपिनियन दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ओके, आपने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। कहीं ना कहीं आपने एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। अगर ऐसा केस है तो इसको कहते हैं ऑडिट रिस्क। तो ये कहता है आप अपनी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। हो सकता है आप अपना ऑडिट करो फिर भी आपसे कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट जाए। सर ऐसे कैसे छूट जाए? मैंने कहा यही तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इसी वजह से हम कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पाते एंड हमें रीजनेबल अश्योरेंस के साथ ही संतुष्टि देनी पड़ती है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये बात समझना क्या है सर मजबूरियां। मैं आपको सारी मजबूरियां अभी इस टॉपिक में पढ़ाता हूं। पहली मजबूरी क्या है? इधर देखो, पहली मजबूरी है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ये उनकी मजबूरी है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा सर, अकाउंट्स में जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, दीज आर बेस्ड ऑन द जजमेंट। अकाउंटिंग पॉलिसी इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। तो पहली चीज याद रखना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। ठीक है सर। अब अगर जजमेंट है तो तुम भी सही हम भी सही, अगर जजमेंट है तो आप भी सही हम भी सही। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्टिविटी। कहीं ना कहीं जजमेंट्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस। ठीक है सर, तुम भी सही हम भी सही। प्लस क्या आगे जाके जजमेंट गलत भी हो सकती है? क्या जो जजमेंट और एक्चुअल आउटकम है वो डिफरेंट हो सकते हैं? हां, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो याद रखना, जजमेंट के दो छोटे बच्चे होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव डिसीजन, दूसरा डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। गॉट इट सर। एंड लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन। कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल्स की भी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि समझना मेरी बात, इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है?
सपोज एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक कर रहा है, इधर देखो, एक बंदा जर्नल एंट्री पास करता है, दूसरा बंदा इसको चेक करता है, बट अगर ये दोनों बंदे मिल जाए, ये दोनों बंदे दोस्ती कर लें, तो सर सारा काम खराब हो जाएगा। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है इंटरनल कंट्रोल की, तो उसको भी इसमें आपने कंसीडर करके चलना है। तो 3 पॉइंट समझ गए? हाँ सर, इधर देखो, मुझे बार रिवाइज कराओ, रिवाइज कराओ ना, ऐसे कैसे तुमको छोड़ दूं मैं। पहला पॉइंट बताओ मुझे, मैंने कहा उनकी मजबूरियां, यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इट इज बेस्ड ऑन जजमेंट। जजमेंट के दो मतलब है, तुम भी सही हम भी सही, यानी सब्जेक्टिविटी। दूसरा, जो एक्चुअल आउटकम है वो जजमेंट से डिफरेंस हो सकता है, यानी इसको कहते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सब्जेक्टिविटी, अनसर्टेनिटी, कम ऑन, सब्जेक्टिविटी, अनसर्टेनिटी, और जो लोग ये इंटरनल कंट्रोल्स बनाते हैं उसकी भी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में आपने क्या पढ़ाया था, इधर देखना। क्या एज अ ऑडिटर आप सब कुछ चेक कर सकते हो? क्या एज अ ऑडिटर आप सब कुछ चेक कर सकते हो? नहीं। तो याद रखना, आईसीआई आपको एक लाइन लिख के देगा, देयर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एक्सप्लेन। तो सबसे पहले बोलना प्रैक्टिकल, पहले प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, हम सब कुछ चेक तो नहीं कर सकते, हम कहीं ना कहीं सब कुछ चेक तो नहीं कर सकते। ऑडिटर कैन नॉट चेक ऑल द ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस। तो क्या करते हैं, हम सैंपल टेस्टिंग करते हैं, हम कहीं ना कहीं बैलेंसेस को टेस्ट करते हैं सैंपल बेसिस पे, तो वी चेक द सैंपल चेकिंग एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन अस। ठीक है सर, पहली बात समझ आई? हाँ, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से चलोगे, सारी बातें दिमाग में जाएंगी। अब एक बात बताओ, जो चीज आप चेक कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? सर मैनेजमेंट देगी। क्या मैनेजमेंट आपसे बातें छुपा सकती है? हां। सो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर ने मांगी है, प्लस हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। एज अ ऑडिटर यू कैन नॉट फोर्स देम टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो एक बात बताओ, जो वो इंफॉर्मेशन देंगे उसी पर रिपोर्ट करना है, दिस इज अ लीगल लिमिटेशन। अब सारे बच्चे बताओ, उन्होंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? उन्होंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? सर उनके मन में चोर है। बोलो मेरी बातें, उनके मन में चोर है, क्योंकि इट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट अनस्क्रपलेस पीपल। चोर बेकार लोग हैं एंड दे आर डूइंग फ्रॉड। फ्रॉड का क्या मतलब है? इट इज अ सोची समझी साजिश, sophisticated and carefully organized scheme. So they may be engaged in concealing the fraud by designing sophisticated and carefully organized scheme. तो ये आपके तीनों के तीनों पॉइंट एज पर द आईसीआई लैंग्वेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब इधर देखो, रिकॉल कराओ मुझे तीनों के तीनों पॉइंट। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर की मजबूरी क्या है? सर सबसे पहले तो प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, हम सब कुछ चेक नहीं कर सकते, ठीक है। जो चेक करते हैं सैंपल बेसिस पे करते हैं, उसके लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से लेते हैं। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज इट मे कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलस पीपल जो फ्रॉड करते हैं, एंड फ्रॉड इज अ सोची समझी साजिश, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। जितना लिंक करके पढ़ोगे उतना आपको चीजें ध्यान में रहेंगी। अब सर इन्होंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए फ्रॉड के। एक तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फैब्रिकेटेड मींस दीज आर द फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, जिसपे आप ऐसा कह सकते हो इन्होंने इनवॉइसेस के साथ छेड़खानी करी है, विच कैन मेक यू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस इज वैलिड, बट वो फेक है, नॉन जेन्युइन है। इसी तरह इन्होंने ट्रांजैक्शंस करी रिलेटेड पार्टी के साथ, ठीक है सर। आपको लग सकता है रिलेटेड पार्टी वाली ट्रांजैक्शंस ठीक हैं, बट वो एक्चुअल में अकर ही नहीं हुई, ठीक है सर। प्लस ऑडिटर मे नॉट बी अवेयर ऑफ सच रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड मे नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द ट्रांजैक्शन। तो ये बेसिक बातें आपने समझनी है। कई बार रिलेटेड पार्टी के साथ मिलकर हैंकी पैंकी करते हैं और कई बार आपको फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। अब आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पानी के दो घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। आ जाओ मेरे साथ। रेडी? रेडी सर। अब सर एक बात बताओ, पहली लिमिटेशन किसकी थी? पहली मजबूरी किसकी थी? मैनेजमेंट की थी।
उनकी मजबूरी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जजमेंट लगती है, जजमेंट के दो छोटे बच्चे थे, सब्जेक्टिविटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है, प्लस इंटरनल कंट्रोल की भी अपनी लिमिटेशन थी। हम एज अ ऑडिटर सब कुछ चेक नहीं कर सकते, जो चेक करते वो मैनेजमेंट देती है और मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती क्योंकि उसके मन में फ्रॉड है। तो ये 2 पॉइंट्स तो हमने कर लिए। अब एक बात बताओ, क्या एज अ ऑडिटर मैं फ्रॉड को पकड़ सकता हूं? क्या एज अ ऑडिटर मैं फ्रॉड को पकड़ सकता हूं? नहीं सर, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। जो ऑडिट है ये एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। एलिज्ड रॉन्ग डूइंग का मतलब है मैनेजमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगी है। देयर इज नो एलिगेशन ऑन मैनेजमेंट जिसके ऊपर आप ये ऑडिट कर रहे हो। आप ऑडिट हमेशा सच्चे साफ मन के साथ करते हो, बिना किसी सोच के कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया होगा, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, एक तो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो आपके पास लीगल पावर भी नहीं है। यू डोंट हैव द लीगल पावर कि भाई दया दरवाजा तोड़ दो, सो यू डोंट हैव द लीगल पावर्स फॉर सर्च, या फिर आप किसी का गला पकड़ के उससे ये नहीं बोल सकते कि अपना जो स्टेटमेंट है ऑन ओथ दे। यू कैन नॉट एग्जामिन अ पर्सन ऑन ओथ, तो ये सब चीजें नहीं कर सकते, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूरी होता है। तो ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन। अब आपने क्या करना है ना, आपने इन दोनों की बस अलग अलग परिभाषा लिखनी है। इन्वेस्टिगेशन क्या है सर? हमेशा एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है। जो भी इन्वेस्टिगेशन है हमेशा एक स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, आपका पर्पस है फ्रॉड पकड़ना। इफ द फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, आपको आशंका है फ्रॉड हुआ होगा, एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स वेदर द फ्रॉड एग्जिस्ट, तो ये इन्वेस्टिगेशन है। तो सर ऑडिट क्या था? क्या ये चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले करी थी कि ऑडिटर का काम है संतुष्टि लेना, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? यस सर। फिर उसके बाद वो अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। यस सर। तो ऑडिट की परिभाषा हमको पता है, बस हमको इन्वेस्टिगेशन की परिभाषा याद रखनी है। क्रिटिकल एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ एनीथिंग विच इज डन फॉर अ स्पेशल पर्पस। तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। तो फ्रॉड चेक करने के लिए अगर अकाउंट्स को चेक कर रहे हो देन इट इज इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? क्लियर है सर। एक बार लास्ट बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन में? सबसे पहले सर आपने पढ़ाया क्या कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, ठीक है सर। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो आपके पास स्पेशल पावर्स ऑफ सर्च एंड एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं है। कम ऑन, आपके पास स्पेशल पावर्स ऑफ सर्च एंड एग्जामिनेशन ऑन ओथ नहीं है। फिर आप बोलो ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, क्रिटिकली एकदम अच्छे से ढंग से चेक करना है। इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस लाइक फ्रॉड चेक करना है। एंड ऑडिट क्या है? वी वांट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। क्लियर है? डन डनाडन डन। अब आ जाओ सर अगला पॉइंट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। ये पार्ट क्या कहता है इधर देखो, ये पार्ट क्या कहता है इधर देखो। हमने क्लास में इसको एक एग्जांपल से समझा था। सर क्या? मैं हूं एक ऑडिटर एक कंपनी का, इधर फोकस करना, ठीक है सर। मैंने कंपनी का अगर ऑडिट पकड़ा है तो मैं कितने साल ऑडिट करूंगा? 5 इयर्स। मैंने फर्स्ट ईयर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया, प्रोसेसेस को चेक किया, सब ठीक था। सेकेंड ईयर चेक किया, सब ठीक था। थर्ड ईयर मेरे को अपनी कॉस्ट सेव करनी थी। एंड मुझे लगा कि दोनों साल जब सही था तो मैंने थर्ड ईयर इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग ही नहीं करी। मैंने कहीं ना कहीं थर्ड ईयर इंटरनल कंट्रोल्स को चेक नहीं किया एंड आई रिलाइड ऑन द इंफॉर्मेशन विच वॉज अवेलेबल फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स। पिछले 2 साल की इंफॉर्मेशन पे मैंने रिलाय किया। दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या बैलेंस मेंटेन करने के लिए बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट मैंने बैंड बजा दी? क्या रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? द आंसर इज यस। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, उसकी रेलिवेंस कम होती जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, उसकी रेलिवेंस कम होती जाती है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो?
मैंने कहा तुमको मैंने एक्चुअल बात तो बताई नहीं। एक्चुअल बात है थर्ड ईयर में एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए। थर्ड ईयर में एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेंज हो गए, तो मुझे थर्ड ईयर में एंटिटी की प्रोसेस टेस्टिंग, इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करनी चाहिए थी। तो यही बात आईसीआई ने कह रखी है। देखो क्या कहता है, रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बना के चलना पड़ता है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कॉस्ट। ठीक है, ये बेसिक बात आप ध्यान रखना। ऑडिटर एग्जाम्पल वही दे रखा है जो भी मैंने डिस्कस किया। 2 साल आपने इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया, थर्ड साल आपके पास मैन पावर नहीं था, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर थी, कॉस्ट सेविंग करनी थी, तो आपने इंटरनल कंट्रोल को चेक नहीं किया, जबकि चेक करना चाहिए था क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया था। ठीक है, ठीक है सर। अब सर ये जो फोर्थ पॉइंट आया है फ्यूचर इवेंट्स वाला, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इधर देखो। व्हाट डज द फ्यूचर इवेंट्स वाला पार्ट ट्राई टू से? मुझे एक बात बताओ, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? सर गैप, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, अक्रूअल अजम्पशन एंड प्रूडेंस अजम्पशन। यही AS1 में पढ़ा है। हाँ सर। अब एक बात बताओ, जब आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गोइंग कंसर्न बना दिए, क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कोई इवेंट हो जो एंटिटी की गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर दे? क्या फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर दे? आंसर इज यस, हो सकता है सर। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट हो जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर दे। तो एज अ ऑडिटर ये भी तो मेरी मजबूरी है। सर आपकी मजबूरी क्या है? सीए के कोर्स में ज्योतिष विद्या सिखाई नहीं जाती। सीए के कोर्स में सिखाया नहीं जाता कि ज्योतिष विद्या क्या होती है, आगे जाके एंटिटी के साथ क्या हो सकता है। तो जो एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गोइंग कंसर्न बने, हो सकता है वो गोइंग कंसर्न हो ही ना, कल को जाके एंटिटी खत्म हो जाए। तो देखो क्या कहता है, फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन कैन अफेक्ट एन एंटिटी एडवर्सली, बैंड बजा सकती है। These can seriously affect the entity's ability to continue the business. बिजनेस बंद हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई, नए बिजनेस मॉडल आ गए, नए प्रोडक्ट्स आ गए। तो ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब सारे बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सर क्या शुभम सर ने आपको 5 मजबूरियां बताई, सर ये 5 मजबूरियां क्या क्या थी, एक बार फटाफट मेरे को रिकॉल करा दो। ये 5 मजबूरियां क्या थी, फटाफट मेरे को एक बार रिकॉल करा दो, तो जाके मजा आ जाएगा। एक एक करके सारी मजबूरी रिकॉल करो। सबसे पहली मजबूरी उनकी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उनकी मजबूरी क्या थी, एक एक करके पढ़ेंगे। जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। जजमेंट की 2 बच्चे क्या थे सर? मैंने कहा जजमेंट की वजह से होता है तुम भी सही हम भी सही, इसको कहते हैं सब्जेक्टिविटी। प्लस जजमेंट और एक्चुअल डिफरेंस हो सकता है, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। एंड तीसरी मजबूरी थी उनके इंटरनल कंट्रोल की, कि जो उनके प्रोसेसेस हैं उनमें भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, जो कहीं ना कहीं हम चैप्टर 4 में डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है सर। देन कम्स नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में क्या है सर? प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशन। प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि हम सब कुछ चेक नहीं कर सकते, हम कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकते, सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जो टेस्ट करते हैं उसके लिए मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, तो मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देती तो आप उनको फोर्स कर सकते हो? मैंने कहा नहीं, आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। दिस इज अ लीगल लिमिटेशन। तो प्रैक्टिकल भी हो गई, लीगल लिमिटेशन भी हो गई। अब बताओ मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्यों नहीं देता? सर उनके मन में चोर है, उनके मन में चोर है, यानी मैनेजमेंट में डू फ्रॉड। मैनेजमेंट में कंसिस्ट ऑफ डिसऑनेस्ट अनस्क्रपलेस पीपल, एंड फ्रॉड क्या होती है? सोची समझी साजिश, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। क्लियर है? क्लियर है सर, समझ गए सर। अब इसके बाद इन्होंने 2 एग्जांपल दे रखे थे कि कहीं ना कहीं वो आपको फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हो फेक डॉक्यूमेंट्स, इनजेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। कहीं ना कहीं वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद रिलेटेड पार्टी। अगेन दिस ट्रांजैक्शन मे नॉट बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अब सर नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या मैं फ्रॉड को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर लूं? नहीं, आप ऑडिट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। हम किसी एलिगेशन को चेक नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है सर। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है सर? इन्वेस्टिगेशन में आपके पास पावर्स होती है, स्पेशल पावर्स होती है सर्च करने की, स्पेशल पावर्स होती है लोगों को एग्जामिन करने की ऑन ओथ। ये सब पावर्स तो आपके पास है ही नहीं। सो ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब बताओ।
नॉर्मल एग्जामिनेशन या क्रिटिकल एग्जामिनेशन? सर क्रिटिकल एग्जामिनेशन। इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। पर्पस क्या है सर? मैंने कहा पर्पस हो सकता है फ्रॉड पकड़ना, तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। एंड ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। जब रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है तो ओपिनियन देते हैं, एंड ओपिनियन के बाद रिपोर्ट देके डन डनाडन डन। जो ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट्स है इनको बस आप रीड करके चल लेना, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट कहता है जैसे जैसे टाइम बीतता है इंफॉर्मेशन की वैल्यू कम होती है, रिलायबिलिटी कम होती है, रेलिवेंस कम होती है, और बैलेंस मेंटेन करके चलना है बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, बेनिफिट एंड कॉस्ट। एंड जो फ्यूचर इवेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं एंटिटी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है, तो उस पर भी हम गारंटी नहीं दे सकते। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग टिप्स पे आ गई? प्लीज टेल मी। सी आई अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं ऑडिट पड़े हुए आप सबको टाइम हो चुका है, जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारी भी जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कम होती जाती है, मेमोरी अफेक्ट होती है। दैट्स व्हाई द रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये सारी बातें आपको रिकॉल अब हो रही है, नहीं हो रही है? ऑसम, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, ये कैसे पता लगेगा ऑडिट एज पर एसेस हुआ? ये कैसे पता लगेगा ऑडिट एज पर एसेस हुआ? तो मुझे बताओ, क्या ये वही चक्र है जो हमने डिस्कस किया था? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। एविडेंस पे क्या निकालेंगे सर? एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन पे क्या निकलेगा? ओपिनियन, ओपिनियन किस में देंगे? ऑडिट रिपोर्ट। तो अगर आपका पूरा ऑडिट प्रोसेस आपने एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है, अगर आपने वो पूरा सर्कल एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया है, इसका मतलब आपका ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर्स ऑब्टेन, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, एंड लास्ट में आपने बात करनी है सर क्या? सूटेबिलिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। गॉट इट? गॉट इट सर। अब आता है मेरा फेवरेट टॉपिक, और आई थिंक हम सबका फेवरेट टॉपिक, दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ। बस 15-20 मिनट, बस 15 से 20 मिनट और चिपक के बैठे रहो कुर्सी के साथ। आहा हा, मजा आएगा सर। लिपस्टिक का दाग, शकी बीवी, वेरी वेरी गुड। ऑल सेट है सर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या था? मैंने कहा ये था एटीट्यूड एकता कपूर की बहू का। एकता कपूर की जो बहू थी, जब उसने देखा उसके पति की शर्ट पे लिपस्टिक का दाग लगा था, तो क्या था सर? सबसे पहले दाग क्यों दिखा? क्योंकि मैडम अलर्ट थी। मैडम अलर्ट थी तो सबसे पहले प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के एटीट्यूड में आपको अलर्ट रहना है। जब आपको कोई गड़बड़ दिखे तो सवाल पूछो, यानी क्वेश्चनिंग माइंड, और उसके बाद सामने वाले की बात को मान मत लेना। आपने कहीं ना कहीं क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस भी करना है। तो जब पति नहाने गया तो उसने शर्ट को क्या किया था सर? चेक किया था कि ये दाग लिपस्टिक का है या दाग सॉस का है। तो याद रखना, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये कहीं ना कहीं तीनों के तीनों पॉइंट्स आपने समझ के चलने हैं, ठीक है? सो इट इज एन एटीट्यूड विच इन्वॉल्व्स 3 थिंग्स। बीइंग अलर्ट, अलर्ट कौन सी सिचुएशंस को लेके? ऐसे सर्कमस्टेंसेस विच कैन इंडिकेट एरर और फ्रॉड। फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग माइंड, एंड लास्ट में सर क्या करना है? मैंने कहा लास्ट में क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब सवाल आता है अलर्ट किस चीज को लेके रहना है? तो इसमें हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि हो सकता है एज अ ऑडिटर आपके जो बैंक कंफर्मेशन है और बैंक स्टेटमेंट है वो मैच ही नहीं कर रहे। बैंक स्टेटमेंट जो क्लाइंट ने दिया और बैंक कंफर्मेशन जो बैंक से मिली वो मैच ही नहीं कर रहे। तो दैट इज अ केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। जब भी कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस मिलेंगे तब आपका दिमाग अलर्ट होगा। अब इससे क्या हो रहा है? जो एंटिटी ने बैंक स्टेटमेंट दिया था मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट।
brings into question the reliability of documents and responses to the inquiries as a audit evidence। ठीक है, अब जब मेरे को ये चीजें हो रही हैं तो किसकी खुशबू आ रही है सर? फ्रॉड की खुशबू आ रही है। जब इस तरह की हरकतें हो रही है तो किसकी खुशबू आ रही है? फ्रॉड की खुशबू आ रही है। सर्कमस्टेंसेस विच कैन इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एंड जब फ्रॉड होगा तो आपका काम बढ़ जाएगा। बोलो मेरे साथ, जब फ्रॉड होगा तो आपका काम बढ़ जाएगा, यानी नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो याद रखना, इन चार चीजों को लेकर अलर्ट रहना है। यहां पे आईसीआई आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अलर्ट क्या है? कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट डॉक्यूमेंट्स, उसके कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिंग होगा तो एक पे रिलायबिलिटी पे शक पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ evidence and responses to the inquiries from the management. This can indicate a possibility of fraud and need to perform additional audit procedure. Are the 4 points in the flow clear? Yes sir. कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फ्लो में चलते जाओ। अब अगला पॉइंट है, अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करूंगा तो किसकी रिस्क रिड्यूस हो जाएगी? इसको बस ध्यान रखना सर, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक पे कैसी आवाज आती है? कैसी आवाज आती है? सारे बच्चे बोलो, उई। हार्ट अटैक पे सर कैसी आवाज आती है? उई। उई का क्या मतलब था? मैंने कहा उई का मतलब था ओवर जनरलाइज व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन। आप ओवर जनरलाइज नहीं करोगे, आप ओवरलुक नहीं करोगे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस को, प्लस you will be prevented from using inappropriate assumptions in determining the ante, nature, timing and extent of audit procedures and evaluating the results thereof। तो 3 बातें याद रखना, 3 चीजों से आप बच जाओगे सर। क्या? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंस, जैसे कि बैंक कंफर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं किया, दिस इज समथिंग अनयूजुअल, प्लस ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन, इससे भी बच जाओगे। एंड लास्ट में यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन। इसका एग्जांपल इससे कैसे रिलेट किया? अगर आपको फ्रॉड की फीलिंग आ रही है तो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ेगा या घटेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ जाएगा। तो याद रखना, ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन, एंड लास्ट में इनएप्रोप्रिएट नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर से आप बच जाओगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर हमने कुछ नोट्स डिस्कस किए थे, एक बार समझना क्या कहने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एज अ ऑडिट एविडेंस, इधर देखो इधर देखो, कई बार ऐसा हो सकता है एज अ ऑडिट एविडेंस आपको एक डॉक्यूमेंट मिला और उसी डॉक्यूमेंट में से फील आ रही है कि ये तो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, ये तो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट है। तो क्या उस डॉक्यूमेंट को आप सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मानोगे? मैंने कहा नहीं। अगर एक ही एविडेंस अवेलेबल है और उसमें से भी फ्रॉड की खुशबू आ रही है, उसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मत मानना। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस और आपको लगता है सिंगल डॉक्यूमेंट है, उसमें से भी फ्रॉड की खुशबू आ रही है, तो आप इसको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मानोगे। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या यह मतलब है मैं सब पे शक करूं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पे शक करूं? नहीं। जब तक आपको शक की फील ना आए, हर चीज पे शक नहीं करना। एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस देयर इज अ रीजन टू बिलीव द कॉन्ट्ररी। आप कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कंसीडर करो, जैसा मैंने ऐसे 500 में आपको सिखाया था। अगर जरूरत पड़ती है तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई कर सकते हो और एडिशनल प्रोसीजर्स कर सकते हो। सर मैं लास्ट टाइम ऑडिट करने आया था, तब मैनेजमेंट बड़ी अच्छी लगी थी, बड़ी ऑनेस्ट लगी थी, क्या मैं उस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड कर दूं? मैंने कहा नहीं। अगर आपको मैनेजमेंट की ऑनेस्टी लास्ट टाइम मिली थी तो आप उस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड मत करना। बट सर क्या इसका मतलब है ये है अगर मैनेजमेंट पहले ऑनेस्ट थी तो आज भी ऑनेस्ट होगी? मैंने कहा नहीं। इंसान की फितरत को बदलते देर नहीं लगती, इंसान की फितरत को बदलते देर नहीं लगती। भले ही आप पास्ट एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड नहीं करोगे, बट आपने आज भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है। नेवरदलेस यू स्टिल नीड टू परफॉर्म प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तभी मैंने कहा था इन नोट्स को बस रीड करके चलना। आईसीआई इस पे हो सकता है केस स्टडी बेस्ड या करेक्ट इनकरेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ ले। नाउ वी आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर। फटाफट सारे बच्चे बताइए, आर यू पीपल रेडी टू नाउ कंक्लूड दिस चैप्टर? जल्दी से बताइए, क्या आप सब रेडी है टू कंक्लूड दिस चैप्टर? राइट, ट्रस्ट करना है और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी मना के चलना है। अब देखो सर, मैंने आपको क्या सिखाया था?
हमने अभी तक किसकी बात करी? ऑडिटिंग की। अब मैं आपको बताता हूं एक नया लेग जिसका नाम है अश्योरेंस। अश्योरेंस इंगेजमेंट। सर अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या होता है, ध्यान से समझना। देयर इज अ सब्जेक्ट मैटर, इधर फोकस करो। देयर इज अ सब्जेक्ट मैटर विच इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट अ क्राइटेरिया एंड इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग होती है। ये एक अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। ठीक है, क्या होता है सर? देयर वाज अ सब्जेक्ट मैटर जिसको आप इवेल्युएट करते हो अगेंस्ट अ क्राइटेरिया और इसके बेसिस पे रिपोर्टिंग होती है। एग्जाम्पल ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट इज ऑडिट। सर ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? मैंने कहा ऑडिट में आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आप किसके अगेंस्ट इवेल्युएट करते हो, जल्दी से बताओ। क्राइटेरिया क्या होता है ऑडिट में? सर एप्लीकेबल एफआरएफ, वेरी गुड। और उसके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट इशू करते हो, आप अपना ओपिनियन इशू करते हो इन द रिपोर्ट। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हां सर। इसी तरह मैं बताऊं, आपके पास अश्योरेंस में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट होती है, जैसे कि रिव्यू। सर रिव्यू में क्या होता है? मैंने कहा रिव्यू में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उनको भी अगेंस्ट द एफआरएफ चेक किया जाता है और ओपिनियन दिया जाता है। तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क है लेवल ऑफ अश्योरेंस का। इसके अंदर मिलती है रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब ज्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, और जो रिव्यू होता है उसमें क्या मिलती है? सर उसमें मिलती है लिमिटेड अश्योरेंस, यानी आप कम टेस्टिंग करते हो। तो एक हो गया ऑडिट, एक हो गया रिव्यू। सर और भी अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है? मैंने कहा अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी होती हैं। क्या बात कर रहे हो सर? इसमें क्या आता है? मैंने कहा इसमें आ जाता है आपके पास प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओ, अब ये सब जो बातें हैं ना, ये कहीं ना कहीं सीए फाइनल में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये सब बातें हम थोड़ा सीए फाइनल में डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट आई होप कहीं ना कहीं आप समझ गए हो जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है सर ये बड़ी बात है, एंड ऑडिट, रिव्यू और अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट इसका पार्ट है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जिसके एंड में आप अपनी रिपोर्ट इशू करोगे किसी चीज को चेक करके। ठीक है, किसी चीज को चेक करके जब आप अपना ओपिनियन देते हो उसको कहते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट, और उसमें ये सारी बातें आ जाती है। क्या ये बेसिक बात समझ आ रही है? हां सर। अच्छा एक बात बताओ, जो बंदा ऑडिट करता है उसको क्या कहते हैं? सर उसको कहते हैं ऑडिटर। जो बंदा ऑडिट करता है उसको क्या कहते हैं? ऑडिटर। जो बंदा रिव्यू करता है सर उसको क्या कहेंगे? मैंने कहा मान लो रिव्यूअर कहते हैं। जो बंदा बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट करता है सर उसको क्या कहते हैं? तो मैंने कहा इन सबको एक कॉमन नाम दे दूं, जो ये सारे काम करते हैं। हां सर, जो बंदा अश्योरेंस एंगेजमेंट करता है ओवरऑल लेवल पे, मैं एक ब्रॉडर टर्म में बोल रहा हूं, इसका नाम हो जाता है प्रैक्टिशनर। जब ये प्रैक्टिशनर ऑडिट करेगा तो ऑडिटर, जब ये प्रैक्टिशनर रिव्यू करेगा तो रिव्यूअर, जब ये प्रैक्टिशनर बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट करेगा तो इसका नाम प्रैक्टिशनर ही रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर प्रैक्टिशनर इज अ ब्रॉडर टर्म जो कहीं ना कहीं हर बंदे को कवर करके चलता है। क्या ये बेसिक बात समझ आ रही है? हां सर। अब सारे बच्चे एक बार किताब पे आओ, देखो क्या कहता है। व्हाट इज एन एंगेजमेंट? सर एंगेजमेंट एक अरेंजमेंट है जिसमें आप कुछ करोगे। ठीक है सर। ऑडिटिंग में क्या होता है? ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर, जो कहीं ना कहीं हमने ऐसे 210 में डिटेल में डिस्कस किया है। बेसिक बात है, रीड करके चलना। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? मैंने कहा अश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट। ठीक है, ये चलता है पता है कैसे? लास्ट से पहले। तो लास्ट में हम क्या देते हैं सर? ओपिनियन देते हैं। दे यूज द वर्ड कंक्लूजन। ठीक है, इसमें जो प्रैक्टिशनर है वो कंक्लूजन देता है। ठीक है, इस कंक्लूजन से क्या होता है? लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये लोग कौन है जिसके लिए रिपोर्ट इशू हो रही है? इंटेंडेड यूजर्स। तो प्रैक्टिशनर एक्सप्रेसेस अ कंक्लूजन। मैंने कहा क्यों, काहे देते हो कंक्लूजन? ताकि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इंटेंडेड यूजर अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर कॉन्फिडेंस किसको लेके? अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। जो आपने सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया से चेक किया उसको लेके कहीं ना कहीं
जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो बस इस डेफिनेशन को एक दो बार रीड करके चलना, कुछ भी इसमें मसाला नहीं है। एक बार मेरे को वापस रिवाइज करा दो सर। अश्योरेंस एंगेजमेंट एक वो एंगेजमेंट है जिसमें आपका प्रैक्टिशनर कंक्लूजन देता है। क्यों देता है? ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ सके। मैंने कहा वेरी गुड। किसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके? इंटेंडेड यूजर का। इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस किस चीज को लेके? अबाउट द evaluation of subject matter against the criteria। about the evaluation of subject matter against the criteria, कि जब आपने सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेल्युएट किया तो जो इसका रिजल्ट आया ना, इसको लेके उसका हमें कॉन्फिडेंस बढ़ा के चलना है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये बेसिक सी बात आपने कहीं ना कहीं समझ के चलनी है। प्रैक्टिशनर गिव्स योर ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे यूजर एक कॉन्फिडेंट डिसीजन बना पाता है, एंड द चांस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इट गेट्स रिड्यूस। तो अगेन बस रीड करके चलना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। अब सर एक बात बताओ, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? इस पे आईसीआई ने स्टडी मटेरियल पे क्वेश्चन दे रखा है। 3 नाम आए थे इसमें सर, कौन कौन थे? एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी। चैट बॉक्स में बताना जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो ऑडिट में कौन होती है। अगर मैं ऑडिट का एग्जांपल लूं तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन केस ऑफ ऑडिट? और ये भी बता देना, मैनेजमेंट। वेरी गुड। एंड इंटेंडेड यूजर कौन होता है? शेयर होल्डर्स। कहीं ना कहीं जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, दीज आर द इंटेंडेड यूजर। राइट राइट सर। तो जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा प्रैक्टिशनर, ये वो बंदा है जो अश्योरेंस देगा। दिस इज अ ब्रॉडर टर्म देन ऑडिटर। ऑडिट इज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो प्रैक्टिशनर है वो हो सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन देख रहा हो, हिस्टोरिकल देख रहा हो या प्रोस्पेक्टिव देख रहा हो, इट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन जिसपे वो ओपिनियन दे रहा है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है सर? ऑडिट में मैनेजमेंट होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो जनरली रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही है जो सब्जेक्ट मैटर को बनाएगी, प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है सर। इंटेंडेड यूजर कौन है? जिसके लिए रिपोर्ट बन रही है। फॉर हुम द रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, दीज पर्सन में यूज द रिपोर्ट इन मेकिंग द डिसीजन। सो ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। प्रैक्टिशनर, इट इज अ ब्रॉडर टर्म, इसमें ऑडिटर भी आता है, रिव्यूअर भी आता है और बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट करने वाले भी आते हैं। ठीक है। और ऑडिटर जो है वो सिर्फ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखता है, जो प्रैक्टिशनर है वो प्रोस्पेक्टिव भी देखता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सब्जेक्ट मैटर को बनाने के लिए, एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड लास्ट में इंटेंडेड यूजर वो है जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जा रही है, जो रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजंस लेगा। सीधा है? सीधा है सर। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है सर? ये वो इंफॉर्मेशन है जो प्रैक्टिशनर चेक करेगा। जैसे कि ऑडिट में क्या चेक करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। क्राइटेरिया क्या है? मैंने कहा क्राइटेरिया इज नथिंग बट द मार्किंग स्कीम। क्राइटेरिया इज नथिंग बट द मार्किंग स्कीम जिसके अगेंस्ट पेपर चेक होगा। ऑडिट के केस में मार्किंग स्कीम क्या होती है सर? ऑडिट के केस में मार्किंग स्कीम होती है एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट द बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट आप सब्जेक्ट मैटर को चेक करते हो। तो इसमें आपके आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉज, रेगुलेशन, जिसके अगेंस्ट चीजों को चेक किया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपने समझ के चलनी है। फिर आता है सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ये हमको लॉजिकली पता ही है। सफिशिएंसी इज अ मैटर ऑफ क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी। अगेन दीज थिंग्स गेट डिस्कस्ड मच इन डिटेल इन विच ऐसे 500, जहां हम इनको एकदम खोल खोल के ढंग से पढ़ते हैं। अब एक बात बताओ सर, ऑडिट और रिव्यू में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू? तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था। ऑडिट में चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस, जो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है, और रिव्यू में चाहिए लिमिटेड अश्योरेंस। ठीक है सर। तो ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। लिमिटेड मतलब कम लेवल ऑफ अश्योरेंस में भी काम चल जाएगा। अब एक बात बताओ, अश्योरेंस का मतलब क्या है? कम अश्योरेंस का मतलब है जो आपको एविडेंस मिलेगा वो भी कम मिलेगा। कम एविडेंस के लिए क्या आप प्रोसीजर ज्यादा करोगे या कम? कम करेंगे। एंड गैदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच लिमिटेड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। तो मैंने आपको एक ये टेबल दे रखी है, जल्दी से बताओ टेबल क्या सिखाती है सर? टेबल सबसे पहले बताती है अश्योरेंस क्या मिलेगी, रीजनेबल में हाई, रिव्यू में लिमिटेड, लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ठीक है। फिर बात करना प्रोसीजर्स की, यहां पे ज्यादा प्रोसीजर, यहां पे फ्यूअर प्रोसीजर। इन प्रोसीजर्स के बेसिस पे एविडेंस जो मिलेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस,
इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। यहां पे भी रीजनेबल कंक्लूजन, यहां पे लिमिटेड कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बेसिस पे फिर आप अपनी रिपोर्ट इशू करके चलते हो। तो अगेन आपने बस बात करनी है अश्योरेंस की, प्रोसीजर्स की, प्रोसीजर्स के बेसिस पे एविडेंस की, एंड एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन की, और पूरा का पूरा डिफरेंस डन डनाडन डन। अश्योरेंस बताओ फटाफट। ऑडिट में सर रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट इज अ हाई अश्योरेंस। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में यानी रिव्यू में इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस, लेसर अश्योरेंस। प्रोसीजर इसमें हाई एक्सटेंसिव प्रोसीजर, उसमें लेसर लेस डिटेल्ड प्रोसीजर्स, ठीक है सर। रीजन यहां पे एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, वहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, यहां पे रीजनेबल कंक्लूजन, वहां पे लिमिटेड कंक्लूजन। एग्जांपल ऑडिट, एग्जांपल रिव्यू। क्लियर? क्लियर सर। अब एक बात बताओ, क्या आपने ये टॉपिक कवर किया था क्लास में, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? मेघा कह रही है मैंने सेम एनोटेशन बुक में कर रखी है। मेघा मैं एक बात बताऊं ना, मैं भी एनोटेशन वाली फाइल लेके आने वाला था, बट मुझे लगा पहला चैप्टर है, काफी टाइम हो गया पढ़ के, तो बेटर है एक बार हम फ्रेशली इसको कवर करते हैं। राइट राइट सर। अब आ जाओ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इधर देखो, बस खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है। ऐसे ऐसे मत देखो मेरी तरफ कि सॉरी तो बहुत सारा है, 1 घंटा हुआ है बस पढ़ते हुए, ठीक है। इस चैप्टर के लिए मैंने तुमको कम से कम 4 से 5 घंटे दिए रिवाइज करने के लिए, तो जस्ट टेक अ चिल पिल ब्रो। अब समझना इस टॉपिक को करते हुए सर क्या फील लेनी है। मैंने कहा इस टॉपिक को करते हुए यही फील लेनी है कि अभी तक हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देने की, क्या आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन दे सकते हो? मैंने कहा ज्योतिषी नहीं है। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचरिस्टिक, क्या आप फ्यूचरिस्टिक इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन दे सकते हो? मैंने कहा नहीं, नहीं दे सकते सर। तो फिर क्या करें, छोड़ दे? मैंने कहा नहीं, एक काम किया जा सकता है। बताओ क्या? सर जब मैनेजमेंट करंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट बना रही है, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शंस कर रही है, हम देख सकते हैं इनकी अजम्पशंस क्या है, इनका सोर्स डेटा क्या है। अगर सोर्स डेटा और अजम्पशंस को चेक किया तो फिर हम उस पे ओपिनियन दे सकते हैं कि इनकी अजम्पशंस प्रॉपर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना फ्लो ऑफ दिस टॉपिक। ये कहता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which is based on the assumptions about the events जो फ्यूचर में हो सकते हैं, और जब वो इवेंट्स होंगे तो उस पे एंटिटी के क्या पॉसिबल एक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ढेर सारे ऑर्डर आएंगे, उन ऑर्डर के लिए हम सेल्स करेंगे, तो दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक इवेंट। तो ये कह रहे हैं आपकी कुछ अजम्पशंस होंगी अबाउट द इवेंट्स विच कैन अकर इन द फ्यूचर, एंड उस पे एंटिटी के क्या एक्शंस होंगे। अब इसमें इन्होंने कहा इट कैन बी अ फोरकास्ट और अ प्रोजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फोरकास्ट और प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, ठीक है सर। अब देखो आपने क्या करना है, वही जो हमेशा करते हो, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सारे बच्चे फ्लो में चलना, मजा आएगा रिवाइज करते हुए। एविडेंस किसको लेके? क्या तुम फ्यूचर की ट्रांजैक्शन को लेके एविडेंस ले सकते हो? नहीं सर, वो तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं। मैंने कहा था एविडेंस अबाउट द अजम्पशन। तो एविडेंस अबाउट द मैनेजमेंट की अजम्पशन ऑन विच द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड। चेक कर लेना, दीज आर नॉट अनरीजनेबल। एक तो ये नलायक लिखते हैं ऐसे ना, नॉट अनरीजनेबल, सीधा लिखो दीज आर रीजनेबल। टेक द एविडेंस दैट दीज आर नॉट अनरीजनेबल। फिर देखो जो पीएफआई है, अगर अजम्पशन ठीक है, these are properly prepared on the basis of assumptions and हमें उन assumptions के बारे में पता भी होना चाहिए। So these assumptions are presented and disclosed in the financial statement। जल्दी से बताओ क्या ये 3 स्टेप अप्रोच क्लियर है? हाँ, हमें एविडेंस लेना है कि जो assumptions है वो रीजनेबल है। लिखने का तरीका क्या है? these are not unreasonable, ठीक है सर। फिर इन assumptions को यूज करके प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया। Financial statements are prepared on the basis of these assumptions and these assumptions are disclosed। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद ये क्या कहता है, जो पीएफआई है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर इवेंट्स को रिलेटेड करके, ठीक है। सो वाइल द एविडेंस मे बी अवेलेबल टू सपोर्ट द assumption बट सच एविडेंस इज फ्यूचर ओरिएंटेड। तो अभी जो मैं आपसे एविडेंस की बात कर रहा था ना, उसी से रिलेटेड इन्होंने सेकेंड पॉइंट बोला। सर सेकेंड पॉइंट में क्या बोला? दैट क्योंकि ये फ्यूचर इवेंट्स को रिलेट करता है, सो द एविडेंस इज ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। अब इसके बाद ये कहता है कि आप अपना ओपिनियन दोगे क्या? अगला पॉइंट समझना, फ्यूचर आ गया,
फिर बात करेगा ओपिनियन की। क्या एज अ ऑडिटर आप अपना ओपिनियन दे पाओगे? मैंने कहा नहीं, ज्योतिषी नहीं है। ऑडिटर इज नॉट इन अ पोजिशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि क्या पीएफआई में जो रिजल्ट्स दिखा रखे हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस दिखा रखे हैं, क्या वो अचीव होंगे। बट फिर ओपिनियन क्या दे? तुमने क्या चेक किया? अरे भाई साहब, तुम ये तो ओपिनियन नहीं दे सकते कि पीएनएल आएगा कि नहीं, बट तुमने चेक क्या किया है? एविडेंस लिया है अजम्पशंस को लेके, तो यही ओपिनियन देना है। दिस इज द ओपिनियन यू नीड टू गिव कि हमने जो चेकिंग करी, हमने जो लिमिटेड चेकिंग करी, उसके हिसाब से अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। आपने अपना ओपिनियन देना है दैट द अजम्पशंस आर नॉट अनरीजनेबल। देखो क्या यही लिखा है आईसीआई ने? हाँ, हम एज अ प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट देंगे दैट नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन टू सजेस्ट दैट द assumptions आर नॉट अनरीजनेबल। दैट मीन्स to suggest that these assumptions don't provide a reasonable basis for projection। तो बस आपने ये बेसिक बात लिख के चलनी है, और इसको ये लोग कहते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्या आपको ये लिखने का तरीका आया नहीं आया? सर एक और बार कराओ। देखो बड़ा सिंपल है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? सर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसमें आप अनुमान लगा रहे हो, आप अजम्पशन लगा रहे हो कि आगे जाके कुछ ऐसा होगा तो एंटिटी ऐसा करेगी, आगे जाके ऑर्डर आएंगे तो एंटिटी ऑर्डर्स को डिस्पैच करेगी, यानी इवेंट्स में अकर एंड एंटिटीज एक्शन कैन टेक। प्लस इसके दो तरीके होते हैं, प्रोजेक्शन होता है और कौन सा होता है सर? फोरकास्ट होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बस इतनी बात ध्यान रखना। अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तुमको एविडेंस लेना है, किसको लेके? अजम्पशन खेलते हैं, ठीक है। एविडेंस की जो अजम्पशन है वो अनरीजनेबल नहीं है, उन अजम्पशन के हिसाब से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनी है, एंड वो अजम्पशन डिस्क्लोज्ड है। हमें भी तो पता होना चाहिए कि अजम्पशन क्या है। हाँ सर। फिर आप बोलो ये अजम्पशन फ्यूचर ओरिएंटेड है, पहले फ्यूचर का तड़का, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है? ओपिनियन। क्या तुम ओपिनियन दोगे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिजल्ट्स पे? मैंने कहा नहीं, रिजल्ट्स के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे, अजम्पशन के ऊपर देंगे। दैट नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स अटेंशन। हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो ये दिखाए कि अजम्पशन सही नहीं है। अजम्पशन सही नहीं है मतलब अजम्पशंस आर नॉट रीजनेबल फॉर द प्रोजेक्शन। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड लास्ट में इसको बोलते हैं लोग मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब यहां पे इन्होंने आपको डिफरेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। देखो क्या कहता है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेड अश्योरेंस। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है सर? इसमें हम अश्योरेंस देते हैं अबाउट द रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशन। ठीक है, ठीक है सर। अब हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, रिपोर्ट ऑन द कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के बारे में रिपोर्ट कर रहे हो तो क्या ये भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है? हाँ, ये भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो आप इसमें बताते हो डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में। तो बस ये चार बातें आपने रीड करके चलनी है। देन कम्स इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अगेन इनके बस नाम आपको पता होने चाहिए अभी इंटर के लेवल पे। तो नाम में क्या है? मैंने कहा SA, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। रिव्यू वाले को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। बाकी अश्योरेंस वालों को बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये तीन तो आपके अश्योरेंस वाले ही हो गए। ओहो हो सर, ये तो मजा आ गया, ये तो सर मजा आ गया, पार्टी हो गई, बल्ले बल्ले हो गए। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। मुझे सारे बच्चे बताओ, जो हमने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करी वो इनमें से किस में जाएगी? एसए में जाएगी, एसआरई में जाएगी, एसएई में जाएगी? जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना आपके दिमाग में चीजें जाएंगी। सबने एकदम सही जवाब दिया सर, ये जाएगी आपकी एसएई में, ये जाएगी आपकी एसएई में। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, एसए किसकी बात करते हैं? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आरई किसकी बात करता है? रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो आपकी फ्यूचरिस्टिक है वो इसमें चली गई। बेसिकली जो भी इन दो के अलावा बाकी चीजों की एश्योरेंस होती है वो हमेशा ऐसे ही में घुस जाती है। ठीक है सर। एंड लास्ट में आता है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज क्या है? इसमें आप अश्योरेंस नहीं देते। इसमें कहीं ना कहीं आप अश्योरेंस नहीं देते। आप क्या करते हो? आप क्लाइंट के लिए ही काम करते हो।
आप क्लाइंट के लिए काम करते हो, यानी जो क्लाइंट प्रोसीजर्स कहेगा आप वो करते हो। क्लाइंट कहता है मेरे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करो, आप वो करोगे, या बाकी रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। सो एनी टाइप ऑफ एंगेजमेंट जिसमें आप क्लाइंट के कहे हुए प्रोसीजर्स करते हो या क्लाइंट के लिए इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हो या बाकी एंगेजमेंट करते हो, उसको कहते हैं SRS। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हिच यू कवर इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ऐसे SRE, SAE, ये अश्योरेंस वाले हो गए। और बिना अश्योरेंस वाले क्या है? सरस। सरस 6। सारे गुजरातीज इन द हाउस, ऑल द गुजरातीज इन द हाउस। जलसा बे जलसा, जलसा सर जलसा। अब आते हैं भाई लास्ट के 2 टॉपिक में आपको और करा रहा हूं। देखो, व्हाई आर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नीडेड। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जलसा सर। मैंने कहा व्हाई आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नीडेड, मैंने कहा तमीज से काम करने के लिए। तमीज से काम करने के लिए स्टैंडर्ड्स चाहिए, यानी दीज आर द बेंचमार्क्स विच आर एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। आपको पता है जो स्टैंडर्ड्स है इंडिया में नहीं बनते, बाहर बनते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं अपना ऑडिट तमीज से करने के लिए, एज पर द बेंचमार्क करने के लिए ये रिक्वायर्ड है। जब आप ये अच्छे से करोगे तो आपकी ना क्वालिटी वाले 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ओ, दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दे इंप्रूव द ऑडिट क्वालिटी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी भी बढ़ती है, ऑडिट की भी क्वालिटी बढ़ती है। और सर क्या होता है, मैंने कहा कहीं ना कहीं जब आप स्टैंडर्ड सीखते हो तो आपको नॉलेज एंड स्किल मिलती है। वेरी गुड। तो दे इक्विप द अकाउंटेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल। एंड लास्ट में अगर आप मैं बोलूं, कहीं ना कहीं जब एक बेंचमार्क होगा और सब लोग एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी। तो लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसीडर हियर इज, कौन सा पॉइंट उठाऊं मैं, ये ले लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको ऐसे समझना, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा दिमाग में, बेंचमार्क एज पर द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। अब सब लोग ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज और स्किल मिलती है कि कैसे ऑडिट करना है। हाँ सर, नॉलेज और स्किल मिली। जैसे ये नॉलेज और स्किल मिली तो दो अच्छी चीजें होंगी, क्या, क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी। कम ऑन, क्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। तो एक बार इसका फ्लो ध्यान रखना, बेंचमार्क जिसमें आप ग्लोबल प्रैक्टिसेस सीख लेते हो, ठीक है सर। इससे आपको क्या मिलती है, नॉलेज एंड स्किल मिलती है। एंड 2 चीजें होती हैं, एक होती है क्वालिटी एंड दूसरी आती है यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, क्वालिटी किस किस में, दोनों में, ऑडिट में भी क्वालिटी आती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी क्वालिटी आती है। ऑडिट में भी क्वालिटी आती है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी क्वालिटी आ जाती है। कौन कमबख्त कहता है ऑडिट में रट्टा लगाना पड़ता है, मैंने कहा बस तुम फ्लो में चलते जाओ, मजा ही मजा है। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स है कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए सेम है, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू विद द बेंचमार्क्स, ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ठीक है सर। इन्हीं बेंचमार्क्स को सीख के हमारे अंदर नॉलेज आती है, स्किल्स आती है, ऑडिट कैसे करना है। नॉलेज और स्किल्स के साथ 2 अच्छी बातें होती है, क्या, क्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी। सारी ऑडिट रिपोर्ट एक जैसी दिखती है, सबके अंदर सेम चीजें दिखती हैं। तो मैंने कहा ये आपने ध्यान रखना है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड द लास्ट पॉइंट वाज यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ठीक है सर। अब इसके बाद सर इसमें एक टॉपिक और आता है, ड्यूटीज इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ ऑडिट करना कंपलसरी है? इज एसेज कंपलसरी? द आंसर इज यस। किसके लिए? कंपनी ऑडिट के लिए। जिन कंपनीज का आप ऑडिट करते हो उनके लिए कंपलसरी है। कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 9। सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट कहता है जिस भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करोगे उसके लिए आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करके चलना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ये क्या कहता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोसीजर इनइफेक्टिव है, तो आप क्या करोगे? ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे। तो हम उस केस में ऑल्टरनेट प्रोसीजर करेंगे टू अचीव द पर्पस। प्लस आपने जो ऑल्टरनेट किया उसका रीजन भी बता देना, और इस बारे में रिपोर्ट भी कर देना। प्लस आपको ये कहता है कि अगर आप चीजों को डिस्क्लोज कर रहे हो कि आपने मान लो कोई ऐसे अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करना, स्टैंडर्ड से तो कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो 3-4 बातें हैं इनको बस आपने रीड करके चलना है। बस बेसिक बात ध्यान रखनी है। सर क्या, अगर कोई ऑडिट प्रोसीजर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट करो, और ऑल्टरनेट करने का रीजन बता देना। ऑल्टरनेट करने का रीजन आपको रिपोर्ट करके चलना ही चलना पड़ेगा। 2 टॉपिक में लास्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये वाला और क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ये बस आपने एक बार रीड करके चलना है।
सो 1 hour एंड अराउंड 15 मिनट्स, 1 hour एंड अराउंड 15 मिनट्स, कहीं ना कहीं इस पे हमारा ये टाइम लग गया, बट आई होप कहीं ना कहीं यू एंजॉयड द रिवीजन. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गो इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, बिकॉज ये रिवीजन थी तो पूरा भी इसको फैला नहीं सकते, क्योंकि जितना मैं फैलाऊंगा उतना आप फैलाओगे और ज्यादा मामला फैल जाएगा. तो फैलाना नहीं है, जितना हो सके चीजों को कंसाइज करना है, जितना हो सके चीजों को क्रिस्प करना है, तभी जाके मजा आता है. सो आई होप यू एंजॉयड द रिवीजन. वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, बिकॉज आपके लाइक से ये होता है यूट्यूब को पता लगता है वीडियो अच्छी है, ठीक है. तो और भी ज्यादा सीए स्टूडेंट्स को दिखाता है एंड फिर सबका भला होता है, और कर भला तो हो भला. तो यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे. एंड हैव एन ऑसम डे अहेड. हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते. कीप गोइंग लाइक दिस.